प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा में हैं। ये एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री इस दौरान विश्व के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन समेत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पाकिस्तान को भी बेनकाब करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बड़ा समिट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। इस शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री मोदी चीन को घेरने का भी काम करने वाले हैं। इस एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी कई लक्ष्य को साध सकते हैं, जिनमें पहला मसला अफ्रीकी देशों में भारत की विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। ड्रैगन के चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जवाब में भारत इससे मिलते जुलते जो प्रोजेक्ट है उसके साथ अफ्रीकी महाद्वीप पर अपना फोकस बढ़ा सकता है। तो साफ है कि बीजिंग का काउंटर करने के लिए सड़क संपर्क या फिर आधिकारिक संरचना से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी परियोजना अफ्रीका को तोहफे में मिल सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी G7 से क्या कुछ संदेश दे सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन G7 में प्रधानमंत्री मोदी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल में पहली बार कनाडा पीएम पहुंचे हैं, इसलिए भी ये मौका बहुत खास होगा। पीएम लगातार छठी बार G7 का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले ट्रंप G7 से जो है अमेरिका की तरफ निकल चुके हैं। ये जानकारी अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंच भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की उनसे वहां पर कोई मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है G7 का ये मंच। प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से कई लक्ष्य को साधने वाले हैं। अफ्रीकी देशों में भारत की विकास परियोजनाएं, चीन के BRI का जवाब देगा भारत, अफ्रीका में सड़क संपर्क और आधारभूत परियोजनाएं बना सकता है। कोई बड़ी परियोजना अफ्रीका को तोहफे में मिल सकती है। चीन के प्रभाव को कैसे संतुलित किया जाए, इस पर बातचीत भारत कर सकता है। ग्रीन एनर्जी पर भारत का फोकस पूरी तरीके से है। सौर बैटरी, बायोगैस, इथेनॉल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर भी जोर भारत देगा। G7 से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए साझेदारी, हरित तकनीक और वित्तीय पोषण पर भी सहमति बनेगी। हिंद प्रशांत में चीन के विस्तार पर भारत की नजर है। आर्थिक गलियारे और समुद्री क्षमता पर जोर है। G7 के साथ भारत के मजबूत कारोबारी रिश्ते हैं। फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, उससे द्विपक्षीय हित साधने की कोशिश होगी। चीन अमेरिका तनाव के बीच में भारत का जो अवसर है वो बहुत बड़ा है। तो G7 में छठी बार प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। सबसे पहले अगस्त 2019 फ्रांस में जब G7 का आयोजन हुआ तब वहां मौजूद थे। जून 2021 में इंग्लैंड में वर्चुअली पीएम शामिल हुए। जून 2022 में जर्मनी में शामिल हुए। मई 2023 में जापान में ये समिट था, वहां पहुंचे थे। जून 2024 में इटली में इसका आयोजन हुआ, वहां भी पीएम मौजूद थे। और जून 2025 यानी इस बार कनाडा में इसका आयोजन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ का हिस्सा बने हैं। अब G7 को जरा आप जानने की कोशिश कीजिए कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, ग्लोबल GDP पर इसका क्या असर है, कितना हिस्सा है। ये तमाम जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं, इसको बताने का मकसद ये है कि कैसे एक साथ जो तमाम देश हैं वो एकजुट होते हैं। 7 कंट्रीज इसका हिस्सा होती हैं और जो साझेदारी है वो इसमें कितनी प्रतिशत होती है, ग्लोबल आबादी में इसका हिस्सा कितना ज़्यादा है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अक्षय, G7 में प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना, जाहिर है बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी, और जब ये बातचीत होगी तो ये साझेदार के तौर पर विकसित होती हुई नजर आएगी और खास तौर पर कारोबार में। और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा G7 समिट जिसका कि आयोजन कनाडा में किया जा रहा है। साफ तौर पर है कि कनाडा पिछले अगर कुछ महीनों में देखा जाए तो भारत के साथ तनाव की स्थिति रही, लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ, पीएम कार्नी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को न्योता दिया, प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और रात लगभग 10:30 बजे के आसपास इस समिट में G7 समिट में शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिखा G7 जो समिट है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि वो कनाडा पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति है, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको लेकर के अमेरिका भी कहीं कहीं अपने आप को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश लौट रहे हैं और साफ तौर पर है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं G7 समिट में भी कुछ चीज़ें असर देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर G7 ग्रुप को बात किया जाए और भारत की महत्ता को लेकर के बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण
ये समिट होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत G7 ग्रुप का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी भारत को उसमें शामिल किया जाना भारत की जो इकोनॉमिक पावर है, बढ़ती जो महाशक्ति है, उसके परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखा जा सकता है। दूसरा ये बात है कि G7 समिट में जिस तरह से अन्य देश शिरकत कर रहे हैं, चाहे कनाडा खुद की बात करें या फिर इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ये अपने आप में एक महाशक्तियों के रूप में नज़र आ सकते हैं, खास करके इकोनॉमिक्स पावर्स के रूप में। तो इकोनॉमिक्स पावर्स की ये बैठक है और इस बैठक में भारत का शामिल होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना, ये बताता है कि भारत किस तरह से अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ कर रहा है और इससे क्या कुछ गेन होगा ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि G7 ग्रुप और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन, क्योंकि वो भी इसमें शामिल है, तो ये माना जा रहा है कि आर्थिक कॉरिडोर बनाने की जो कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। और कनाडा में ये जो आयोजन किया गया है, कनाडा के साथ जैसे उन्होंने जिक्र किया कि कुछ महीनों पहले जिस तरह से राजनयिक संबंध ऐसा लगता था जैसे पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हों, लेकिन अब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। ये माना जा रहा है कि कनाडा के साथ संबंध भी और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कनाडा में खालिस्तान समर्थक जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा बन करके पिछले कुछ सालों से उभरे हैं और ख़ास करके भारत विरोधी गतिविधियों में वहाँ पर खालिस्तान समर्थक शामिल रहे हैं। उस पर जरूर जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो ये भारत की कोशिश होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी कि उस पर कनाडा लगाम लगाए। अब एक तो द्विपक्षीय वार्ता हो गई, दूसरी समिट हो गई और ये माना जा रहा है कि समिट की शुरुआत क्योंकि आज हो रही है तो ये माना जा रहा है कि जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ चर्चा करें, यूनाइटेड किंगडम के साथ चर्चा करें या फिर जर्मनी इटली के साथ वो चर्चा करें, द्विपक्षीय वार्ता ये माना जा रहा है कि तय है। ये खबर आ रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर रहते तो उनके साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होती, लेकिन क्योंकि वो रवाना हो चुके हैं तो फिर उनसे अब बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत के लिहाज से भी ये G7 समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास करके जिस तरह से चीन और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में रहे हैं उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इस पर निगरानी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक समय ये भी था कि रूस भी G7 का सदस्य हुआ करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बराक ओबामा ने उस समय गलतियां की और ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं उसका दोषी है कि आज रसिया इस ग्रुप में शामिल नहीं है। रसिया को शामिल करने की कवायद के रूप में हो सकता है कि आने वाले समय में देखने को मिले। G7 निश्चित रूप से एक ताकतवर ग्रुप है और कोशिश यही है कि भारत वहां से किस तरह से अपने आप को फायदे पहुंचा सकता है, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, इंपोर्ट की बात हो या आर्थिक जो उन्नति भारत में तेज गति से हो रही है उस पर किस तरह से भारत और प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखते हैं और वहां से देशों के साथ किस तरह से पारस्परिक और बेहतर संबंध हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मैक्रोन के साथ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल बॉन्ड है वो बहुत बेहतर है। फ्रांस सहयोग भी कर रहा है, चाहे सैन्य सुरक्षा की बात हो या फिर आर्थिक गतिविधियों को लेकर के हो। एक मजबूत साझेदार के रूप में फ्रांस कुछ वर्षों में तेजी से भारत का अभिन्न मित्र बनता हुआ दिखाई दिया है। वैसे ही हालात ब्रिटेन के साथ भी रहे हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कनाडा के साथ कुछ जरूर जो दिक्कतें रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समिट के बाद और जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो उस जो राजनयिक संबंध है उसको बहाल करने में भी मदद मिल सकती है।